न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इन दिनों कोरोना वायरस ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं, तो वहीं कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले को लेकर तहकीकात लगातार पुलिस करती दिखाई दे रही है और इस मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या फिर एसआईटी की जांच याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई आज और शीर्ष न्यायालय ने यूपी सरकार से कहा है कि दुबे मामले से निपटने वाले अधिकारियों की भूमिका और निष्क्रियता की जांच की जाए। इस बात की भी जांच हो कि जमानत रद्द करने के क्या प्रयास किए गए थे। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने विकास दुबे मामले की जांच कर रहे यूपी सरकार के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने यूपी सरकार से कहा है कि सुनिश्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से न हो। विकास दुबे कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान के नेतृत्व में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के सुझाव पर मुहर लगाई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक केएल गुप्ता भी जांच आयोग में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते में जांच आयोग काम शुरू करे और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है विकास दुबे मामले को लेकर। और सीधे बात करेंगे इस खबर को लेकर। आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। स्टेट एडिटर भट्ट साहब, विकास दुबे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है काफी सख्त नजर आ रहा है, जो है जांच को गंभीरता से लेने की बात कहते नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट, और टीम का गठन भी किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? विकास की जो घटना हुई थी बिगरू गांव में, उसके द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की जिस तरह हत्या हुई और उस के बाद विकास दुबे उज्जैन में वहां पकड़ा गया और उसके बाद उसको लाया गया और रास्ते में जो है उस तमाम घटनाओं को लेकर कहीं न कहीं आरोप लगाए जा रहे थे कि ये कहीं न कहीं एक सुयोजित साजिश है और सरकार कुछ छुपाना चाहती है या फिर ऐसे लोग हैं इस घटना में शामिल जिनके नाम बाहर नहीं आ रहे। इस तरह के तमाम कयास थे और फिर उसके बाद पीआईएल दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने सहयोगी न्यायाधीशों के साथ इस पर बहस की और उसके साथ साथ जो है एक निर्णय दिया उन्होंने कि इसकी न्यायिक जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे और उनके साथ में जो उनके सहयोगी रहेंगे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई डीजी रैंक के अधिकारी रहेंगे, जो इस समय केएल वर्मा को अपॉइंट किया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, वो बीएस चौहान हैं। इन दोनों लोगों को की एक आयोग बनाया गया है, न्यायिक आयोग बनाया गया है और ये न्यायिक आयोग इन तमाम घटनाओं की कमर जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर आज बहस के दौरान जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्गुमेंट रखा और इसके पहले जब हेयरिंग हुई थी तो उस समय काफी सख्त था सुप्रीम कोर्ट और उसने सीधे सीधे तौर पर ये कहा कि आप बिल्कुल ये सारी बातें मत करिए। ये व्यक्ति अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं था, इस जमानत कैसे लगातार हो रही थी, इस बिंदुओं पर तमाम सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये बिंदु उठाए थे। और जब बहस शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीधे तौर पर आयोग बनाने में राज्य सरकार की सहमति की भी बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के तरफ से डीएस चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं और केएल गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, इन दोनों से बात हुई है। इन दोनों ने जांच करने की सहमति जताई है। हालांकि जो अपोजिशन के वकील थे उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं इस पर सहमति दी और उसके साथ साथ इसके आयोग का गठन किया गया है। हालांकि इस एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है और ये भी राज्य सरकार को कहा है कि आइंदा ये ऐसी घटनाएं फिर दोबारा ना हो। यानी कि राज्य सरकार को कहीं चेतावनी भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री द्वारा ठोकों की नीति अपनाई गई थी कि अपराधियों को ठोका जाए, तो ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरा है और उसी के अपने दौरान आदेश के दौरान सीधे तौर पर उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में लिया है और ये निर्देश दिया है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। और जिस तरह से आयोग का गठन हुआ है, रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट
डीजी रिटायर्ड दोनों जांच करेंगे, लीड करेंगे इसको सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो। ये पूरी एनकाउंटर की घटना से लेकर और बिकरू गांव में जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई और उसके साथ साथ इनके क्या कनेक्शन थे, जिस तरह से खासतौर पर विकास दुबे पर तकरीबन 70 से अधिक केस थे, उन केसों में इसको जमानत कैसे मिल जाती थी, कौन लोग इसको जमानत दे देते थे, क्या आधार रहता था, और उसके बाद जो तमाम अन्य घटनाएं हैं इसके आपराधिक जीवन की, वो तमाम घटनाओं की जांच अब ये आयोग करेगा। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और ये जो PIL करता लोग हैं इनको भी काफी संतुष्टि मिली होगी और निश्चित रूप से राज्य सरकार भी जो है वो कहीं न कहीं बचाव की मुद्रा में थी, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने आयोग बनाया था, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ आयोग बनाया था, वो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए नाकाफी था। और अब जिस तरह से अब इसकी जांच होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो मछलियां जो इस तालाब में कहीं गहरे में हैं और वो बाहर नहीं निकल के आ पाई, वो निश्चित रूप से जो है वो पकड़ी जाएंगी। और ये इसके शरणदाता कौन थे, इसके पैसे का जो लेन देन था वो कैसे होता था, खाकी खादी और अपराधी का क्या कॉम्बिनेशन था, किस तरह गठजोड़ था, इन तमाम चीजों से पर्दा उठेगा। बिल्कुल, कई राज खुलने की भी उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि जैसे ही विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था ये कहा जा रहा था कि विकास दुबे को सफेद पोशों का संरक्षण भी है और खाकी का कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलता दिखाई दे रहा है। ये तो रही बात है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सख्ती दिखाई है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन भट्ट जी, बात की जाए विकास दुबे के एनकाउंटर से लेकर अभी तक के मामले को लेकर, क्योंकि तफसील से तफ्तीश करने की बात लगातार सामने आ रही थी, किस तरह के सबूत अभी तक सामने आ चुके हैं और क्या क्या कड़ियां जुड़ती दिखाई दी है, ताजा अपडेट और क्या निकलकर सामने आ रहा है इससे जुड़ा हुआ? देखिए, अभी इसकी SIT जांच कर रही है जी। सरकार ने SIT को इस जांच की है कि पूरा बिकरू गांव में जो घटना हुई है, और उस SIT की जो चीफ है वो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी संजय भूस रेड्डी हैं, और उसके साथ साथ जो है कमेटी में एक ADG रैंक के अधिकारी हरे राम शर्मा और एक DIG रैंक के अधिकारी तीनों लोग हैं। और संजय भूस रेड्डी ने अभी कुछ दिन पहले बिकरू गांव जाकर पूरी तहकीकात की थी, वहां के लोगों से बयान लिया था, सारी छानबीन की थी, तमाम साक्ष्य जुटाए थे और उसके साथ साथ जो है तमाम लोगों के बयान लिए। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सीधे स्पष्ट कर दिया है कि SIT जांच से वो जो जांच चल रही है उससे उन्हें कोई इतराज नहीं है और वो अपना काम कर रही है और हमारा कोई SIT जांच पर कोई केंद्र बिंदु नहीं है। तो निश्चित रूप से SIT जिस तरह जांच कर रही है, संजय भूस रेड्डी एक साफ सुथरी छवि के अधिकारी माने जाते हैं और इस दशा में लगातार वो साक्ष्य जुटा रहे हैं। लगातार अभी उनको पूरा समय मिला हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब पूरी तरह से तमाम बिंदुओं पर कि किस तरह से घटना हुई है, किसकी संलिप्तता है, कौन कौन लोग इसमें संरक्षण देने वाले लोग हैं, इसका जो फाइनेंशियल जो सपोर्टिंग है वो कहां से रहा है। और उसके साथ साथ उज्जैन से आने के बाद कानपुर में अचानक इनका एनकाउंटर कैसे हुआ है, इस दशा में भी ये तमाम चीजें जांच हो रही है। और इसके लिए कहीं न कहीं घटनाओं का रिक्रिएशन किया जा रहा है, यानी बिकरू गांव में जिस तरह से घटना हुई, पुलिस वाले अचानक पहुंचे और उसके बाद फायरिंग हुई एक तरफा जिसमें 8 पुलिस वाले मारे गए, तो उसकी भी रिक्रिएशन किया गया। तमाम गांव वालों से पूछताछ हुई है, पुलिस वालों से पूछताछ हुई है, 2 पुलिस वाले इस समय जेल में है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। और उसके साथ साथ कहीं न कहीं विकास दुबे जिस तरह से उज्जैन में पकड़ा गया और वहां से जिस तरह से UPSTF ने उसको लेकर आई और उसके बाद अचानक सुबह के टाइम में गाड़ी पलट जाती है और उसका एनकाउंटर हो जाता है, तो इस बिंदुओं पर भी SIT जांच कर रही है। और निश्चित रूप से अगर SIT ने ईमानदारी से जांच किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। लेकिन इसके इतर कहीं न कहीं जो PIL करता थे उनका साफ तौर पे कहना है कि राज्य सरकार की जांच पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसीलिए जिस तरह से राज्य सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया था, जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, उन पर उनको भरोसा नहीं हुआ, SIT पर भरोसा नहीं हुआ। अंत में जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये सीधे तौर पर निर्देश दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस PS चौहान और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर DGP KL गुप्ता, अब ये दोनों लोग ज्वाइंट रूप से जांच करेंगे। लेकिन इस आयोग की जो लीडिंग है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस PS चौहान के पास है।
जी। चलिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का एक अलग रुख देखने को मिला। इस पूरे मामले को लेकर कमीशन का गठन हो गया है। अब तफसील से और जांच होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये तो रही विकास दुबे को लेकर बात, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक और मामला है, वो है कोरोना पॉजिटिव। इसको लेकर सरकार काफी गंभीर है, चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं शासन के, प्रशासन की, क्योंकि इससे जुड़े जो मामले हैं लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 24 घंटे की फर्जी बात की जाए तो 2308 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जो कि लगातार अपने आप में बढ़ता आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो किस तरह के कदम सरकार की तरफ से और उठाए जा रहा है और क्या कुछ अपडेट इसको लेकर सामने आ रहा है? अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से एक आदेश किया है होम आइसोलेशन का, जी, कि अब एक कड़ी शर्तों के साथ अगर आप कोविड-19 के पेशेंट हैं और आपके लक्षण हल्के हैं, यानी कि आप L1 कंडीशन में हैं। कोविड-19 का 3 स्तर बनाया गया है, L1, L2 और L3। L1 हल्के लक्षण है, L2 उससे थोड़ा ज्यादा है और L3 जो है वो गंभीर मरीज के लिए। तो अगर ये L1 स्तर के आप हैं तो आपको होम आइसोलेशन की परमिशन दी जाएगी, और वो भी कड़ी शर्तों के साथ। और जिस तरह से आज खुद 71 लोगों को खासतौर पर लखनऊ में होम आइसोलेशन की परमिशन दी गई है, तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर ये जो बेड का भार था वो धीरे धीरे अब कम होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मांग भी चल रही थी और जिस तरह से ये खबरें भी आ रही थी, लगातार लोगों को बेड नहीं मिल रहा है और लोगों को एम्बुलेंस 8-8 घंटे लेकर आ रही है। तो ये सरकार को जब जानकारी हुई, और उनके साथ साथ कहीं न कहीं जनता का दबाव भी ये था कि हम लोग अपने घर में ही रह के होम आइसोलेशन होकर ही हम लोग जो है किसी तरह से ठीक होने का प्रयास करेंगे। तो इस दशा में जो है सरकार ने निर्णय लिया कि होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाए, कुछ कड़ी शर्तों के साथ। बाकायदे उनके पास एक कमरा होना चाहिए, अटैच लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, उनकी देखरेख करने वाला एक सहायक होना चाहिए, और कम से कम जो है वो पूरी तरह से वहां स्वच्छता, सफाई और उसके साथ साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। ये तमाम जो चीजें एक कंडीशन दी है उन्होंने, उस कंडीशन के आधार पे आप आइसोलेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं कमर एक चीज देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2308 मरीज, यानी अब तक के, यानी 25 मार्च से अगर अब तक की हम लोग पूरा आंकड़े पर नजर डालें तो ये सबसे ज्यादा अब तक के कोविड-19 के मरीज हैं, जो तकरीबन 2308 24 घंटे में पाए गए। और उसके साथ साथ जिस तरह से खासतौर पे अगर हम बात करें मौतों की संख्या में जो आंकड़ा इजाफा हुआ है, वो भी तकरीबन 1200 के ऊपर मौतें अब तक उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ये भी एक बड़ा आंकड़ा है, यानी 20,000 मरीज अभी एक्टिव केस हैं। ये बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश में है। सरकार कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बता रहा हूं कि सरकार के जो संसाधन है वो सीमित है, नाकाफी है, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं थी। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि जांचें सरकार लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 45,000 जांचें 24 घंटे में की गई हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं 23 करोड़ से अधिक आबादी का प्रदेश है कमर, और साथ साथ अगर आप तेजी से जांच नहीं करेंगे, 1 लाख मरीज अगर हर रोज जांच नहीं की जाएगी, तो निश्चित रूप से जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच नहीं पहुंच पाएगी। ये सरकार कहीं न कहीं इसमें कमजोर साबित हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सरकार के जो अधिकारी हैं, अमित मोहन प्रसाद जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और रजनीश दुबे जो अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, इनके अंदर पूरा स्वास्थ्य महकमा इन दोनों लोगों के अंदर आता है, पूरे मेडिकल कॉलेज और पूरे उसके साथ साथ जिला अस्पताल, CHC, PHC। तो इन लोगों ने तैयारियां ठीक से नहीं की, मुख्यमंत्री को गुमराह किया, कहीं न कहीं उनके निर्देशों का पालन भी बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाए। और जनपदों में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं वो भ्रष्ट हैं, जिलाधिकारी हैं, उन पर नियंत्रण नहीं है। तो इससे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का जो विजन है कोविड-19 से निपटने का, वो कहीं न कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है। इस पर तमाम रूप से ध्यान देना पड़ेगा, तमाम जिलाधिकारियों को वापस बुलाना पड़ेगा, तमाम मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हटाना पड़ेगा, और जितने और संसाधन हैं खासतौर पे आइसोलेशन बेड की, उसके साथ साथ वो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। अभी कुछ लाख ही जांचें हुई हैं, निश्चित रूप से जांचें करीब करोड़ों की मात्रा में होनी है। वैक्सीन आने में अभी बहुत समय लगेगा। ये बात पूरी तरह से जो है आपके माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ये अगले साल ही वैक्सीन आ पाएगी, अब इतना आसान नहीं है। तो इसी सिस्टम में हमको रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है,
जो सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन सरकार ने निर्णय लिया है और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये तमाम चीजें जब तक स्वयं आदमी नहीं करेगा, व्यक्ति नहीं करेगा, तो वो निश्चित रूप से इस संक्रमण का शिकार होगा। और सरकार भी कहीं न कहीं अब धीरे धीरे होम आइसोलेशन कर जो है वो इतनी कर लिया है और उसको लगता है कि अब लोग मानेंगे, क्योंकि इसी में रोजगार करना है, दुकानें चलानी है, नौकरी करना है और मजदूरी करना है, सारा काम इसी जो है 5 दिन के समय में करना है। संक्रमणों की संख्या निश्चित रूप से क्रमशः आगे भी बढ़ती जाएगी और सरकार कहीं न कहीं असहाय रहेगी। अब ये धीरे धीरे संख्या आप देखिएगा कि ये आगे चलकर करीबन 3000 होगी और धीरे धीरे टेस्ट की भी क्षमता बढ़ाई जाएगी, तकरीबन 50,000 के आसपास। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि ये इसको बढ़ाया जाए। अभी 45,000 से अधिक की संख्या आज 24 घंटे में आई है, तो जाहिर सी बात है अब धीरे धीरे कहीं न कहीं कोशिश करने से ही थोड़ा सा कामयाबी मिलेगी। लेकिन अधिकारियों में जो बदलाव है, जिले के जिलाधिकारियों में, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों में, वो बदलाव निश्चित किए जाएं, तभी जाकर इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से जो खबरें निकल के भटजी सामने आ रही हैं, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार गंभीरता से मीटिंग तो कर ही रहे हैं और इस मीटिंग के दौरान समीक्षा बैठक करने के बाद गाइडलाइन भी जारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस गाइडलाइन को, इन दिशा निर्देशों को अमली जामा अफसर, अधिकारी, कर्मचारी नहीं पहनाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है, जिसके चलते मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जनता को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि वैक्सीन आने में भले ही अभी वक्त लगे, अगर आ भी जाएगी तो इतनी जल्दी सबको वैक्सीन का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि करोड़ों की आबादी है और ऐसे में एक एक व्यक्ति को जो है वैक्सीन तक, वो वैक्सीन उस तक पहुंचानी होगी। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ सरकार का देखने को मिलेगा। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह देखा जाए, कोविड-19 जो पॉजिटिव मरीज है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और पिछले 24 घंटे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2308 मरीज नए सामने आए और इस बीच जिस तरह देखा जाए, अब तक लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ते हुए 1263 पर पहुंच गया। लेकिन इस बीच सरकार की जो गंभीरता है वो बरकरार है और सरकार लगातार गंभीरता से इस और कदम उठाती दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है, जिसके चलते जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जनता को भी जागरूक होना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि कोविड-19 की जो कड़ी है वो और ज्यादा मजबूत हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को अनदेखा किया जा रहा है, मास्क नहीं पहने जा रहे हैं और 5 दिन वर्किंग डे का समय रखा गया है। इन्हीं 5 दिनों में अपने काम पूरे करें। 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन है, इसमें सहयोग करें, तभी इस कड़ी को कमजोर किया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।